हेलो गाइस, तो इस मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में फेब्रवरी मंथ का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा रॉबर्ट इरविन ने। तो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं ये रॉबर्ट इरविन, और इन्होंने ही अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। तो रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नाम की इमेज के लिए ये पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है। बाकी देखो, रवि गायकवाड़ की बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता था। बाकी डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, ये ब्राजील की गणितज्ञ है, 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार जीता। और सरगेई गोर्शकोव, ये रशिया से हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता था इन्होंने। और ऐश्वर्या श्रीधर का नाम भी याद होगा आपको, इन्हें बिहेवियर इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड मिला था। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर है फरवरी 2021 में मनासा वाराणसी को वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया। आपसे पूछा जा रहा है ये किस राज्य से हैं, तो आंसर होगा तेलंगाना से। तो अभी तेलंगाना की मानसा वाराणसी को वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया है। और इनके अलावा हरियाणा की मनिका शिवचंद को वीएलसीसी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 घोषित किया गया है। फिर रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने टाइगर पुरस्कार जीता था, तो आंसर होगा कोजंगल। तो तमिल फिल्म है ये कोजंगल, और इसने अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता था। तो बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया ये टाइगर पुरस्कार इस फेस्टिवल का शीर्ष सम्मान है। कोजंगल का मतलब होता है कंकड़। तो ये फिल्म नयनतारा द्वारा निर्मित है और इसके निर्देशक हैं विनोद राज पीएस। और आपको बता दूं, ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली ये दूसरी भारतीय फिल्म है और पहली तमिल फिल्म है। इससे पहले थी दुर्गा, जिसके निर्देशक थे शशिधरन। और इस टाइगर पुरस्कार में दी जाने वाली इनामी राशि कितनी होती है? 40,000 यूरो। आपको याद होगा राइटिंग विद फायर से कुछ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये राइटिंग विद फायर, जिसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ऑडियंस अवार्ड जीता था। और पाताल लोक फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में पाताल लोक को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला था। फिर अभी किसने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है, तो आंसर होगा स्टीव स्मिथ ने। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है ये स्टीव स्मिथ, जिन्होंने साल 2020-21 के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड्स में अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता है। इनके अलावा बेथ मुनी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में किसी भी महिला खिलाड़ी को दिए जाने वाले शीर्ष सम्मान बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार को जीता है। ये बेथ मुनी का पहला बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार है। इनके अलावा साल 2021 के लिए जो भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार रहे उनकी सूची में लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, तो आप उसे देख सकते हो। बाकी अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता रहे। जो रूट हमने पढ़ा था, इंग्लैंड के कप्तान हैं, ये कैप्टन हैं, अभी 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने ये। फिर हाल ही में किसने जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है, तो आंसर होगा ऋषभ पंत। तो भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं ये ऋषभ पंत, जिनको पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इनके अलावा साउथ अफ्रीका की हैं शबनीम इस्माइल, इनको जनवरी 2021 के आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो पुरुषों में तो ऋषभ पंत को और महिलाओं में शबनीम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। यह आईसीसी ने अपना नया अवार्ड शुरू किया है, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, है ना। तो जनवरी के लिए दोनों अवार्डी का नाम आप याद रखना। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा, दुबई यूएई में। ग्रेग बार्कले अभी इसके नए चेयरमैन बने थे, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। मनु सानी तो इसके सीईओ हैं ही सही। फिर हाल ही में सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने ऑडियंस अवार्ड जीता है, तो आंसर होगा राइटिंग विद फायर। तो राइटिंग विद फायर नाम की एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड जीता है। ये फिल्म दलित महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे भारत के एकमात्र समाचार पत्र खबर लहरिया के उदय का वर्णन करती है।
फिर है हाल ही में किस एयरपोर्ट ने वॉइस ऑफ द कस्टमर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की वॉइस ऑफ द कस्टमर का पुरस्कार जीता है। तो ये वॉइस ऑफ द कस्टमर पहल उन हवाई अड्डों को मान्यता देती है जिन्होंने 2020 में नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देना जारी रखा। अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से याद होगा, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग शुरू की थी। और पुदुचेरी हवाई अड्डे से आपको याद होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये पहला 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट बना। और देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। फिर है हाल ही में कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? शक्तिकांत दास ने। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर है 25वें नंबर के। तो कॉरपोरेट एक्सेलेंस के लिए इस साल के इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और इसमें एचडीएफसी बैंक के जो पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे आदित्य पुरी, उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। जबकि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है अदार पूनावाला ने। बाकी मुस्तबा हुसैन 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार जीता था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। और वीरेंद्र सिंह राठौड़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया था इनको। फिर हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश ने विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, तो वेस्ट अफ्रीका का एक देश है बुर्किना फासो, उसने। और इसको मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में दालों के प्रति जागरूकता और पहुंच को बढ़ावा देना और दालों को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना। इसकी थीम रही न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके अलावा 10 फरवरी को ही नेशनल डी वार्मिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो और इसको मनाने का उद्देश्य है 1 से लेकर 19 साल की आयु के बच्चों में आंतों के कीड़े को खत्म करना, नेशनल डी वार्मिंग डे। फिर बताइए, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। हर साल 11 फरवरी को ही मनाया जाता है इसे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में। और इसकी थीम रही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, यानी कि विमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। फिर अगला प्रश्न है, अभी विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो हर साल 11 फरवरी को ये वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये यूनानी चिकित्सा पद्धति यूनान में उत्पन्न हुई और इसकी नींव हिप्पोक्रेट्स के द्वारा रखी गई थी। फिर अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 फरवरी को। और देखो, वैसे तो इसका कोई फिक्स डे नहीं होता कि हर साल इसी दिन मनाई जाती है। एक्चुअली हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है ये। तो इस साल ये 8 फरवरी को मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और देखो 9 फरवरी आता है इसके बाद। 9 फरवरी को हमने सेफर इंटरनेट डे यानी कि इंटरनेट सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया। और इसे भी हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन मनाया जाता है। और इसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। और इंटरनेट से आपको याद होगा, कुछ समय पहले ओकला ने ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 को जारी किया था। उसमें भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 129 रैंक पे था। फिर बताइए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 फरवरी को। अच्छा, 13 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है और इस बार उनकी 143rd जयंती मनाई गई। उन्हें उनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू आप जानते होंगे, ये न केवल स्वतंत्रता सेनानी थी बल्कि वे किसी भी राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी और वे उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी। अब यहाँ से 2-3 मैं आपको क्वेश्चन रिलेट करके याद कराऊंगा। ये तो हो गया नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। एक होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, वो 8 मार्च को होता है। और एक और आप याद रखो, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, वो होता है 15 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर में एक और इम्पोर्टेंट डे होता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 11 अक्टूबर को होता है। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है। अब 1 मिनट और रुको,
13 फरवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे, और इस बार की थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। फिर है हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 फरवरी को। तो भारत में हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है, और भारत में ये दिन उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाते हैं, 12 फरवरी। खत्म, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, वी विल श्योरली सस्टेन नाम की बुक अभी लॉन्च हुई, इसको किसने लिखा, इसके लेखक कौन है, अभिजीता गुप्ता। और अभिजीता गुप्ता का नाम आपने पहले भी सुना होगा। नवंबर 2020 की बात है, इनकी एक बुक आई थी हैप्पीनेस ऑल अराउंड, और उस बुक को लिखने के बाद वे सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई थी, जब आपने इनका नाम सुना होगा। और अभी इन्होंने एक और नई बुक लिखी है जिसका नाम है वी विल श्योरली सस्टेन। बाकी कार्तिकेय लड्डा लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नाम की बुक लिखी। विश्वरूप रॉय चौधरी वन क्वेश्चन डेट कैन सेव योर लाइफ नाम की बुक लिखी, और श्री अय्यर वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखी। फिर प्लेटफॉर्म सेल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा संगीत पॉल चौधरी ने। बाकी माधवी भंडारी ने बुक लिखी थी, अभी उसका नाम है अयोध्या। नीना रॉय ने एक बुक लिखी जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। याद रखना, माधवी भंडारी ने कौन सी बुक लिखी, अयोध्या, और अमेजिंग अयोध्या लिखी नीना रॉय ने। आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा। फिर है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 की थीम क्या रही, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो आरबीआई 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाता आ रहा है, और क्यों मनाता आ रहा है, ताकि वित्तीय शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। और इस साल ये 8 से 12 फरवरी तक मनाया गया, जिसकी थीम थी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फिर अगला प्रश्न है, बताइए किसने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी नाम की बुक को लिखा है, तो आंसर होगा आरपी गुप्ता ने। तो आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता यानी कि इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी। और इसे किसने लिखा, आरपी गुप्ता ने। और इसे लॉन्च किया रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम ने। बाकी आर कौशिक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रैम्प इन ऑस्ट्रेलिया नाम की बुक को लिखा। आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा। और वामन सुबा प्रभु इन्होंने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नाम की बुक को लिखा, जिसको रिलीज किया था गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। फिर बताइए अनफिनिश्ड अ मेमोयर नाम की बुक को किसने लिखा, प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। तो प्रियंका चोपड़ा की ये नई बुक है जिसको रिलीज किया अभी उन्होंने, जिसका नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। और इस बुक में उन्होंने भारत में बीते उनके बचपन से लेकर अमेरिका में उनकी किशोरावस्था के दिनों के बारे में बताया है। बाकी आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा। अनुपम खेर ने लिखी थी इनकी लेटेस्ट बुक योर बेस्ट डे इज टुडे। विकास खन्ना शेफ हैं ये, किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। फिर अगला प्रश्न है, आर्सेलर मित्तल के सीईओ कौन बनेंगे, तो आंसर होगा आदित्य मित्तल। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादकों में से एक है यह आर्सेलर मित्तल, और इसने भी घोषणा की थी कि आदित्य मित्तल अपने पिता लक्ष्मी मित्तल से सीईओ का पद संभालेंगे। बाकी रोशनी नाडर मल्होत्रा एचसीएल की चेयरपर्सन बनी थी ये। एनडी जेसी ये अमेजन के सीईओ बन गए हैं, और हेनरी मोनेज फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बन गए। फिर है एगोन लाइफ के एमडीसीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सतीश्वर बालकृष्णन को। तो भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है एगोन लाइफ इंश्योरेंस, और इसने सतीश्वर बालकृष्णन को एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बाकी जेके शिवन धनलक्ष्मी बैंक के एमडीसीईओ बने। राजीव लोचन सुंदरम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडीसीईओ बने। फिर हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए, तो आंसर होगा पुलगोरू वेंकट संजय कुमार, पीवी संजय कुमार भी आप कह सकते हो शॉर्ट में। बाकी इनका नाम याद रखना, कुछ और नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो नाम अभी न्यूज में रहे थे। राघविंदर सिंह चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। हिमा कोहली आप जानते हो तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। जेके माहेश्वरी भी जानते हो सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और कुछ और नाम देख लो, जैसे कि उड़ीसा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने थे कौन, एस मुरलीधर।
और अभी तक जो उड़ीसा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन, मोहम्मद रफीक, वो चल गए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी नए बने, जिनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। और तमिलनाडु हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने संजीव बनर्जी। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। और अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग भी मिला था। और याद रखना, मणिपुर में आपको मिलेगी लोकटक झील, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यही है लोकटक झील। और इस पे ही है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसे कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। देखो, मणिपुर से दो नाम मैं आपको बताता हूँ। ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने। और मणिपुर से ही आते हैं डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था इन्हें, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो ये भी याद रखना। फिर बताइए, किसे वैश्विक नागरिकता दूत के रूप में मान्यता दी गई, तो आंसर होगा श्री श्री रविशंकर को। तो भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं ये श्री श्री रविशंकर, जिनको एक प्रसिद्ध अमेरिकी विश्वविद्यालय ने ग्लोबल सिटीजनशिप एनवॉय के रूप में मान्यता दी है। बाकी डॉक्टर अमित केसरवानी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीता था। डॉक्टर शीला केनी राष्ट्र फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। फिर बताइए, अभी किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा माइकल ब्लूमबर्ग को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं जो एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से नियुक्त किया है। बाकी जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी। हेनरी मोनेट फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने। और एनिका सोरेनस्टीम ये स्वीडन से हैं। और वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की अभी अध्यक्ष बनी थी, ये स्वीडन से हैं। फिर हाल ही में किसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक चुना गया, डायरेक्टर जनरल बन गए, तो आंसर होगा एनगोजी ओकोंजो इवेला। तो ये नाइजीरिया के अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला और कह दें पहली अफ्रीकी नागरिक है। एनगोजी ओकोंजो इवेला इनका नाम है। तो इनका नाम याद रखना। और इन्होंने किनका स्थान लिया, रॉबर्टो एजेवेडो का। बाकी एनडीजेसी अमेजन के नए सीईओ बने। डगलस एमहॉफ ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने। कमला हैरिस के हस्बैंड है ये। कमला हैरिस कौन है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने से। बढ़ते आगे। फिर किस राज्य की सरकार ने नॉलेज मिशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो आंसर होगा केरल ने। तो केरल सरकार ने रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म केरल नॉलेज मिशन को लॉन्च किया है। तो इस मिशन से नौकरी के इच्छुक और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के अलावा ज्ञान को बढ़ाने की सुविधा भी मिलेगी। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, एस मणिकुमार। फिर बताइए, अभी किस राज्य ने जलाभिषेकम अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम नाम से एक जल संरक्षण अभियान, कंजर्वेशन ऑफ वाटर अभियान शुरू किया, जिसके तहत 57,000 से ज्यादा जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। और इस अभियान का उद्घाटन किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली रूप से। तो वन लाइनर याद रख लो, ये जलाभिषेकम अभियान शुरू किया गया कहां पे, मध्य प्रदेश में। बताइए, किस राज्य सरकार ने सांस अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। सांस मतलब हो गया सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज। तो अभी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सांस अभियान के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो क्या उद्देश्य है इस सांस अभियान का, निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करना। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। फिर ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा, तो आंसर होगा 50वें स्थान पे। तो इस इंडेक्स में दुनिया के 60 देशों को शामिल किया गया, जिसमें टॉप पे रहा साउथ कोरिया, सेकंड पे सिंगापुर, तीसरे पे रहा स्विट्जरलैंड।
और भारत इसमें 50वें स्थान पर रहा। साउथ कोरिया से याद होगा, दुनिया का भी सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फर्म ये स्थापित करेगा साउथ कोरिया, हमने पढ़ा था। अच्छा, अभी आपको याद होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2020 का लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत 53 नंबर पे था और टॉप पे रहा नॉर्वे। और उसी के साथ अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत 10वें स्थान पे था, उसमें टॉप पे सिंगापुर था। और अभी जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था और टॉप पे न्यूजीलैंड था। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जो आया था, जिसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, उसमें भी भारत 86 नंबर पे ही था और टॉप पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये दोनों देश टॉप पर थे, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा खपत में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अभी हाल ही में इंडिया एनर्जी आउटलेट 2021 रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगले 2 दशकों में भारत की ऊर्जा मांग में 25% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। अच्छा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। फिर बताइए, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य ने 2020 में टॉप किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया, उसमें बताया कि 2018 से लेकर अब तक 3239.5 करोड़ रुपए का इलाज करवाने वाले लगभग 25.56 लाख लोगों के साथ लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा। पहले पे तमिलनाडु, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे रहा गुजरात। तो इस आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना। अब तमिलनाडु इसमें टॉप पे रहा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। एडापड्डी के पलानीस्वामी इसके मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। फिर किस राज्य में कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा सरकार कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगी। तो कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों और दूसरे सहायता सेवाओं को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा के नए चीफ जस्टिस अभी कौन बने? एस मुरलीधर। और यहाँ पहले जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद रफीक, वो मध्य प्रदेश में चले गए। फिर हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट कौन सा रहा? तो आंसर होगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 की टॉप 100 की लिस्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का दुनिया भर में 23वां स्थान रहा है, जबकि भारत में ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा इसके अनुसार। इसके अलावा आईआईएम बेंगलुरु 35वें नंबर पर रहा, आईआईएम कलकत्ता को 44वें और आईआईएम अहमदाबाद को 48 यानी कि 48 स्थान पर रखा गया। इसमें टॉप पे रहा इनसीड जो कि है फ्रांस का, सेकेंड नंबर पे लंदन बिजनेस स्कूल, तीसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रहा। और ये रैंकिंग फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा जारी की गई। फिर है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना करेगा कौन? तो आंसर होगा लद्दाख। तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना राज्य स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में इसे लागू किया जाएगा। तो भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जाने जाने वाली परियोजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा और इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। तो इस परियोजना से ऊर्जा का उपयोग पड़ोसी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के लिए किया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा मतलब इंग्लिश में बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है। जियोथर्मल। ओएनजीसी के सीएमडी शशि शंकर हैं। और लद्दाख से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी भारत की 42वीं 42 नंबर की रामसर साइट जो है वो लद्दाख से ही है। तसोकर झील उसे कहते हैं। फिर है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फर्म स्थापित करेगा? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया। तो साउथ कोरियन सरकार ने राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक, कब तक? 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी कि ऑफशोर विंड फर्म स्थापित करने की घोषणा की है। वैसे आपको बता दूं, वर्तमान में जिसकी लागत आएगी $43.2 बिलियन और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 8.2 गीगावाट।
वैसे आपको बता दूं ये तो बनेगा 2030 तक, लेकिन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा फर्म ये ब्रिटेन में है, जिसकी कैपेसिटी 1.12 गीगावाट है। देखो साउथ कोरिया से याद रख लो, इसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट हो गए मून जे इन। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में सोवियत टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा जो रूट। तो भारत दौरे पर आए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने सोवियत टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को पीछे छोड़ दिया। तो जो रूट याद रखना, ऐसे पूछा जा सकता है किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार ग्लोबल पार्टनर घोषित किया? तो आंसर होगा बायजूस को। तो अभी आईसीसी ने 2021 से लेकर 2023 तक एक एडुटेक कंपनी है बायजूस, इसको अपना वैश्विक साझेदार यानी कि ग्लोबल पार्टनर घोषित किया है। तो इस पीरियड में जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे, चाहे फिर वो मेंस T20 वर्ल्ड कप हो जो कि भारत में होगा, या वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा जो न्यूजीलैंड में होगा, तो मतलब आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होंगे उन हर इवेंट में बायजूस के लोगों को दिखाया जाएगा। आपको बता दूं बायजूस ये 2019 में इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल टी शर्ट पार्टनर था। बायजूस के संस्थापक और सीईओ कौन है? बायजूस रविंद्रन। बढ़ते आगे। फिर बताइए 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा ईशांत शर्मा। तो भारतीय तेज गेंदबाज हैं ये ईशांत शर्मा, और टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के 6वें नंबर के भारतीय और तीसरे पेसर बन गए। तो 98 मैचों में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। अच्छा, हमने कहा 6ठे भारतीय बन गए, तो इनसे पहले 5 कौन कौन है ऐसा मुकाम हासिल करने वाले? अनिल कुंबले, कपिल देव, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह और जहीर खान। अभी याद होगा ऋषभ पंत से आपको जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था, और शबनीम इस्माइल इन्होंने महिलाओं में जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। पुरुषों में तो ऋषभ पंत ने और महिलाओं में शबनीम इस्माइल ने। साउथ अफ्रीका की है ये शबनीम। अजिंक्य रहाणे, जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता रहे ये। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया? तो आंसर होगा 16। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड सिस्टम शुरू किया है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है भूमि विवादों के मामले में जांच करना और विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना। तो इससे होगा क्या? इससे राज्य में भूमि के हर टुकड़े की एक अपनी अलग पहचान होगी। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, कैपिटल इसकी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है, और इस तरह से ये तमिलनाडु का तो 5वां टाइगर रिजर्व होगा और देश का 51वां टाइगर रिजर्व होगा। टाइगर से याद आता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 29 जुलाई को मनाते हैं। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि है उत्तराखंड में। बढ़ते हैं आगे। फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नवीनतम जनगणना के अनुसार कुल कितने पक्षी दर्ज किए गए? तो आंसर होगा 93,491। तो असम में है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, और उसमें अभी पक्षियों की गणना की गई जिसमें 93,491 पक्षी दर्ज किए गए, और गणना के दौरान 112 पक्षियों की प्रजातियां पाई गई, और इस बार 59,000 ज़्यादा पक्षी मिले हैं, क्योंकि 2020 में जो डेटा आया था उसमें जो नंबर ऑफ पक्षी थे वो थे 34,284, और अभी जो फरवरी 2021 में हुई थी गणना उसमें कितने पक्षी निकले? 93,491। तो ये भी ध्यान रख लेना, कई बार इस तरह से डेटा रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न तो आप तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। तो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब से भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कहा जाएगा। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 फरवरी 2021 से 2022 तक पंडित भीमसेन जोशी के शताब्दी वर्ष मनाने का फैसला किया।
ये जो पंडित भीमसेन जोशी हैं, इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 2009 में। बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से याद होगा, इनकी जयंती होती है 23 जनवरी को, जिस दिन से अब हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। और अभी भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम इनके नाम पे रखा है। बाकी मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल जी के नाम पे रखा गया, और कोलकाता बंदरगाह पोर्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। फिर बताइए किस अर्धसैनिक बल के विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में पहली बार महिलाओं की एक टीम को शामिल किया गया? तो आंसर होगा सीआरपीएफ। तो 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को कोबरा यूनिट में शामिल किया गया है। कोबरा मतलब होता है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये कोबरा यूनिट की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2008 में। सीआरपीएफ मतलब हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1949 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं और इसका मोटो होता है सर्विस एंड लॉयल्टी। बाकी आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल हैं, और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना, और सीआईएसएफ के हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो भी नए बने थे। फिर बताइए, हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा टेनिस। तो भारत के पूर्व टेनिस कोच थे ये अख्तर अली, जिनका भी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अभी बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर का भी निधन हो गया था। तो अख्तर अली, इनका संबंध था टेनिस से। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने गिफ्ट यानी कि गारंटीड इनकम फॉर टुमारो को लॉन्च किया? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गिफ्ट यानी कि गारंटीड इनकम फॉर टुमारो को लॉन्च किया है, और ये पॉलिसी होल्डर्स को अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, और इस तरह से ये ग्राहकों को गारंटीकृत आय यानी कि इनकम प्रदान करके भविष्य की आय की अनिश्चितता को समाप्त करने में सक्षम बनाता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं एनएस खन्ना। फिर है, बताओ भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु, जिसको कहते हैं डिंकिंसोनिया, उसका एकमात्र जीवाश्म खोजा गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में मिला है दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म। ये करीब 57 करोड़ साल पुराना जीवाश्म है, और भारत में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म मिला है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दूं, 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। और अभी आपको याद होगा, इंडोनेशिया में भी दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग मिली थी। वो पेंटिंग थी जंगली सुअर की। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। फिर बताइए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल मेला ढूंढने वालों की पहचान की गई? तो आंसर होगा 66,692। तो देखो, कई बार एग्जाम में इस तरह से डेटा रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो ये आपको याद होंगे ना, आपने पढ़ रखे होंगे, तभी आप इनको करेक्ट करके आ पाओगे। तो अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, उनके द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार, देश भर में 66,692 मैनुअल मेला ढोने वालों की पहचान की गई है, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजर्स आप इंग्लिश में बोलोगे इन्हें। और अभी फरवरी 2021 तक पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा मेला ढूंढने वालों की पहचान की गई, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कितने? 37,379। इसके बाद महाराष्ट्र, और फिर उत्तराखंड, और फिर असम वगैरह है। अच्छा, हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? थावरचंद गहलोत है। फिर बताइए, किस राज्य में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय भिंड पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा। तो इस संग्रहालय में फूलन देवी, निर्भय गुजर जैसे डकैतों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान प्रदर्शित किए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का भिंड जो है चंबल बेल्ट में स्थित है।